मुझे लगता है कि मैं नितिन गडकरी जी को लाइक करता हूँ। जिगरा चाहिए। जब इस देश पे ना अलेक्जेंडर राज कर सका, ना ब्रिटिश राज कर सके और ना मुगल राज कर सके, तो ये जो लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली ताकतें हैं, ये राज कर पाएंगी। दिल्ली के चुनावों में दिल्ली की जनता जवाब देगी, लोकतंत्र जीतेगा और तानाशाही हारेगी। सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल जी हो, इनको ऐसा क्या था जो जेल जाना पड़ा? अरविंद केजरीवाल जी के आने से क्या दिल्ली चुनावों में फायदा होगा? अब बात करते हैं आपके गृह क्षेत्र की, जहां से आप आते हो। जमुना पार दिल्ली का सबसे पुराना इलाका है। बावजूद इसके आज भी उसके बाद बने हुए आगे बढ़ जाते हैं और ये पिछड़ जाते हैं। वहाँ से पिछले 10 वर्षों से सांसद हैं मनोज तिवारी जी, गोंडा से बीजेपी के एमएलए। ये लोग 4.5 साल नजर नहीं आते क्षेत्र में। आदरणीय मोदी जी के नाम पर जो है चुनाव लड़ते हैं। ये बोला जाता है कि आप ट्रेंड सेट करते हो और दूसरे लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। नहीं, ट्रेंड सेट तो आपने ज़्यादा ग्लैमरस वर्ड यूज़ कर दिया है। क्या सनातन धर्म आपके लिए पहले है और पॉलिटिक्स बाद में है? धर्म की चौपाल गौरव के साथ और सेवा ही धर्म, ये क्या है? कुछ नया होने वाला है क्या? पॉलिटिक्स तो सनातन के आगे मतलब कुछ है ही नहीं। हमारा अस्तित्व ही सनातन है। क्या ये जन सेवा सत्ता तक पहुंचने का साधन तो नहीं है? कि धर्म बचाने के नाम पर तो आपको तलवार, बम, पत्थर सब दे दिए जाएंगे। घर बचाने के नाम पर आपको रोजगार और नौकरियां नहीं मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके अपने होस्ट और चैनल विकास पुरोहित के साथ। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, कोविड वॉरियर, सनातन प्रेमी, यूथ आइकन श्री गौरव शर्मा जी। आज के पॉडकास्ट में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे दिल्ली सरकार के पिछले 10 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड की, दिल्ली पॉलिटिक्स की, साथ ही साथ जमुना पार के विकास की। और इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल जी के सीएम पद से रिजाइन देने के बाद आवाहन की। मैं एक बात आपको और मुख्य रूप से बताना चाहता हूं, गौरव शर्मा जी एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है टीम आपका गौरव। उसके द्वारा इन्होंने अभी रिसेंटली में ही एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, धर्म की चौपाल गौरव के साथ और सेवा ही धर्म। उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक ऐसी संस्था है जिसने दिल्ली दंगों के समय में, कोविड के समय में पीड़ितों के लिए बहुत ज़्यादा मदद की है, चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट से रिलेटेड हो। तो हमारे इस पॉडकास्ट में इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय हमारे वीडियो के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ आज जो है पॉडकास्ट करने का मौका मिला मुझे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा पहला सवाल होगा आम आदमी पार्टी से रिलेटेड, कि अभी पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी के लगभग सारे बड़े नेता, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल जी हों, इनको ऐसा क्या था जो जेल जाना पड़ा? देखो, पिछले 10 सालों में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं अरविंद केजरीवाल। एक ऐसे विज़न के साथ जो लोगों ने कभी ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था कि दिल्ली में बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। जो सरकारी स्कूल हैं, मतलब मुझे वो दौर याद है जिस समय हमारे सामने सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी होती थी कि फटे हुए टेंट और टूटे हुए पंखों के नीचे बच्चे ज़मीन पर बैठा करते थे। उन माँ बापों से पूछने का समय उस समय पूछा जाए कि क्या वो अपने बच्चों का भविष्य सेफ और सिक्योर महसूस करते थे उस समय? कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बच्चे स्कूल की दीवारों से कूदकर चले जाते थे।
क्योंकि वो दौर मैंने खुद देखा हुआ है और आपने भी देखा होगा। और आज के सरकारी स्कूलों में, आज दिल्ली में होड़ अच्छे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने की नहीं है। आज दिल्ली में होड़ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कैसे लिया जाए। आज बच्चों के पेरेंट्स जो हैं फील फ्री महसूस करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं कि कम से कम पुराने ज़माने में जो पेरेंट टीचर मीटिंग का जो एक दौर था वो प्राइवेट स्कूल्स में चला करता था। और आज आप लोग देखो, पीटीएम जो है सरकारी स्कूल्स में भी चलती हैं। बिल्कुल। बच्चों को प्रॉपर रिफ्रेशमेंट दिए जाते हैं, डे टू डे बेसिस पे बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। आज पिछले 10 साल में सरकारी टीचर्स बहुत जिम्मेदार बने हैं। आज सरकारी टीचर्स को विदेश भेजकर उनको ट्रेंड करना, उनको बेस्ट टीचर्स में किस तरीके से जो है उनको बेस्ट टीचर बनाया जा सके विश्व स्तर पर, सरकार अपने खर्चे से भेज रही है। और जो वो लोग वहाँ ट्रेंड होकर आ रहे हैं वही वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो यही कारण है कि पिछले 10 साल में बच्चों की स्किल डेवलपमेंट में, बच्चों के जो है सोचने समझने के नज़रिए में, और आप देखोगे कि पिछले कुछ वर्षों में कितने बच्चे हमारे जो हैं दिल्ली के विश्व स्तरीय सेवाओं में क्वालिफाई किया, कई सरकारी नौकरियों में क्वालिफाई किया। जो ट्रेंड प्राइवेट स्कूल्स में था आज उससे बेहतर जो है सरकारी स्कूल में देखने को मिल रहा है। तो काम की राजनीति की है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपने भी सवाल पूछा कि पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी के सभी बड़े लीडर्स को जो है जेल भेजा गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। वो दिखते हैं, वो उनको ये महसूस होता है कि हम काम के नाम पर तो इससे जीत नहीं सकते, विज़न के नाम पर तो हम इससे जीत नहीं सकते। तो कम से कम इस तरीके से कर कर कहीं ना कहीं लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन नेगेटिव क्रिएट करने से जो है क्या पता हमारे को चीज़ें हासिल हो जाए, हमारे को सत्ता हासिल हो जाए। तो इसके पीछे मुझे एक यही रीज़न लगता है, पॉलिटिकल वेंडेटा जिसे कहते हैं, कि यही रीज़न है जो, क्योंकि आप लोग देखोगे कि चारों के चारों सीनियर पॉलिटिशियंस जो जेल में गए थे आज सब जमानत पर हैं और किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि अगर कुछ मिला होता तो शायद जो है वो आज जमानत पे बाहर नहीं ना होते। होते। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला क्वेश्चन है कि आज लगभग सारे नेता बाहर आ चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी अगले 2-3 महीनों में आ जाएगा, जनवरी में है। तो क्या तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी की इसको लेकर के? देखो, सबसे अच्छी बात ये है हमारी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की कि हम लोग चुनाव को देखकर बरसाती मेंढक की तरह हम जो है गलियों में और मोहल्लों में दिखाई नहीं देते। मैं तो अपने से शुरुआत करूँगा कि मैं तो 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, मेरी टीम अवेलेबल रहती है। आप मेरे एरिया में जाकर पूछ सकते हो। मेरी वाइफ अभी निगम पार्षद है ब्रह्मपुरी वार्ड से। तो हमारे काम करने के तरीके से लेके लोगों के बीच में हमारी कितनी अवेलेबिलिटी है उससे लेकर आप हमारे क्षेत्र में जाकर पूछ सकते हो। और रही बात चुनाव दिल्ली विधानसभा का आने वाला है फरवरी में, तो उसके लिए पार्टी पूरी युद्ध स्तर पर उतर चुकी है। और आज अरविंद जी ने खुद कमान संभाली हुई है इस चुनाव की। और मुझे उम्मीद है कि आज पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप बाहर है और दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता के बीच में जाकर आज हमारे मंत्री, आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी स्वयं जो हैं हकीकत बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं।
और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कई जगह जो है ऑलरेडी जनता की अदालत जो है अरविंद जी की, काफ़ी जगह जनता की अदालत का कार्यक्रम हुआ है हाँ, चल रही है और बिल्कुल। उसमें पूरी दिल्ली के कोने कोने से लोग उमड़ कर आ रहे हैं। अगर वास्तविक तौर पर जनता के दिमाग में अगर ये छवि होती कि अरविंद जी भ्रष्ट हैं, अरविंद जी गलत हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जो प्यार उन्हें मिल रहा है वो मिलता। जनता भी जानती है कि हकीकत क्या है। ये एक प्रोपोगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है जो चुनाव को देखते हुए ये रचा गया और इसमें कहीं भी कोई दम नहीं है। जैसे अभी आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं और वो पूरी दमखम के साथ दिल्ली चुनावों के लिए लगे हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हाल ही में हरियाणा में पार्टी को कोई खास बढ़त नहीं मिली है, इसके अलावा हाँ एक जम्मू कश्मीर में ज़रूर एक रोशनी आई है इनके लिए, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी के आने से क्या दिल्ली चुनावों में फ़ायदा होगा? बिल्कुल। हमारी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है और दिल्ली की जनता ने 3 बार विश्वास करा है उनके ऊपर, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, जिसमें से 2 बार तो बहुत बड़ी थंपिंग बिल्कुल सही, विक्ट्री के साथ, 67 और मेजॉरिटी के 62 साथ सीटों में। बनाया है, 67 और 62 के साथ। तो हमें तो पूरा यकीन है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो है दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ऐसा क्या कारण है, जैसा अभी आपने बताया कि बीजेपी की सब पीछे वाली राजनीति है, तो ऐसा क्या कारण है कि पिछले 30 सालों से बीजेपी सत्ता से दूर रही है? मुझे लगता है कि हाँ, दिल्ली में देश के हर कोने से, हर जिले से, हर गांव से आकर लोग यहाँ रह रहे हैं। जो दिल्ली के मूलतः निवासी होंगे, मुझे लगता है वो बहुत कम है। सारे ज़्यादातर लोग हाँ, माइग्रेंट्स हैं जो बाहरी ज़्यादा है। 50-60 साल पहले आ गए यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जो हर जगह एक कास्ट इक्वेशन देखकर राजनीति की जाती है, मुझे लग रहा है वो दिल्ली पर फिट नहीं बैठती कहीं उसमें, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए हुए हैं, अलग अलग सोच और विचार के लोग हैं, अलग अलग मानसिकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ लोग काम की राजनीति को पसंद करते हैं और काम की राजनीति को पसंद करते हैं। तो आ, एक दौर था जब लोगों ने शीला दीक्षित जी को भी वोट दिए, हाँ, 15 लगातार साल 15 उनको साल भी उनको रखा। मुख्यमंत्री बनाकर रखा। और कहीं ना कहीं भाजपा की लीडरशिप में कोई कमी नज़र आती होगी लोगों को, जो मतलब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एक उम्मीद रखते हैं, वो कहीं ना कहीं कमी नज़र आती होगी जो मौका नहीं दे रहे। तो यही रीज़न है 30 साल से जो सत्ता से बाहर है भाजपा। और पिछले 2013 के बाद तो एक नई शुरुआत हुई है राजनीति की, दिल्ली में हुई, और दिल्ली को देखते देखते, अरविंद जी को देखते देखते देश में और कई नेताओं ने एक नई शुरुआत उन्हीं को कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट किया है। चाहे बिजली की बात हो, अब चाहे स्कूल सुधारने की बात हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात हो, आज दिल्ली से सटे हुए कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मेरा मानना ये है, एक बड़ा और अच्छा व्यक्ति वही है जो हमेशा सीखने में विश्वास रखता हो, जिससे भी जो बेहतर मिल रहा है। भाई, एक व्यक्ति 100% परफेक्शन तो एक व्यक्ति में नहीं हो सकता, किसी में कहीं थोड़ी त्रुटि होती है, कमियां होती है, किसी में कुछ होता है। तो अगर जिससे भी जो अच्छा सीखने को मिले, हमें वो ग्रहण करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये कुछ बेहतर सिखा रहे हैं और उससे जो है कुछ लोगों के लिए अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना किया जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता बेहतर करता है तो हमारे को उससे सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है जो कॉमन मैन के लिए फ़ायदेमंद है, तो उसको उसको लेना भी बिल्कुल। चाहिए। और कहीं न कहीं वोटिंग में ये सारे मुद्दे चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में
जो 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें देख रहे हो? देखो, मुझे तो लगता है कि पिछले 2 बार के चुनावों में एक बार 67 दी, एक बार 62 दी। और भाई मुझे जितना महसूस होता है, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, तो उसके अनुसार तो मुझे लगता है कि सीट्स बढ़नी चाहिए। हो सकता है 62 से 65 हो जाए, और कोई चमत्कार नहीं होगा कि 70 भी हो जाए। कुछ कह नहीं सकते, ये जनता रिकॉर्ड का टूट फैसला जाएगा। है, जनता का फैसला है। और मुझे लगता है पहले ना आकलन करके ये फैसला जनता का है, जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। मगर हमारे को जो बेहतर करना है, बेहतर कर कर दे सकते हैं लोगों के लिए, वो हमारे को करना चाहिए। और जो पिछले 5 साल में, 10 साल में दिल्ली में हुआ भी है। देखो, विपक्ष में बैठे हुए लोग तो हमेशा जो है आपकी लेग पुलिंग में विश्वास करेंगे। विपक्ष में बैठा हुआ आदमी तो कभी भी आपको जो है ना एप्रिशिएट नहीं करेगा, है ना? मैं कहा, जनता अगर वाकई आपको एप्रिशिएट कर रही है, आपके लिए अच्छा बोल रही है, मैटर जनता करती है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता के मन में कहीं भी केजरीवाल जी की छवि जो है धूमिल हुई है। मुझे लगता है कि जनता के मन में एक रोष है कि हाँ भाई, गलत किया जा रहा है, कि हर आदमी को जेल में डाल देते हैं बिना सबूतों के, बिना तथ्यों के आधार पर डाल देते हैं। आज एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, कोई आधार नहीं था, कोई तथ्य नहीं थे, बिना फैक्ट्स के आधार पर। और जनता में ये रोष है, और समय आने पे जनता इसका जवाब देगी। आपका कहना है कि सीबीआई और ईडी का बीजेपी गलत दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल, आप लोग खुद ही देख सकते हैं इस चीज़ को, मैं नहीं कहता। आप आम पब्लिक से पूछिए, जो भी थोड़ा समझ रखता है, जो भी थोड़ा सा सोशली पॉलिटिकली एक्टिव है, और जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, ज़्यादातर लोग आपको यही कहते नज़र आएंगे कि यार ऐसा क्या हो जाता है कि विपक्ष में हर बैठा आदमी इनको जो है करप्ट नज़र आता है, किसी को भी जेल में डाल देते हैं। और वही विपक्ष में बैठा हुआ आदमी जब इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, इनका पटका ओढ़ लेता है, उसको कुछ दिन बाद क्लीन चिट मिल जाती है, वो सबसे ज़्यादा दूध का धुला हो जाता है। उसी के लिए ये लोग प्रचार करते नज़र आते हैं कि जी सबसे अच्छा आदमी है। महाराष्ट्र का अजीत पवार जीता जागता उदाहरण है। अजीत पवार जी, भाई देश के प्रधानमंत्री ने मन से जिसके लिए कहा हो कि इतने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला कर कर अजीत पवार बैठे हैं, और जब से अजीत पवार जी शामिल हो गए, उनके यहाँ डिप्टी सीएम बन गए, क्लीन चिट भी मिल गई, सारी चीज़ें अच्छी हो गई, वही दूध के धुले हो गए, वही आज की डेट में वो सबसे बेहतर आदमी है। तो जनता ऑब्ज़र्व करती है, सब समझती है। मुझे लगता है लोग इंतज़ार करते हैं समय आने का। तो मुझे लगता है कि जो अरविंद जी के साथ, हमारे सीनियर लीडर्स के साथ जो इन्होंने किया है, दिल्ली की जनता भी समय आने पर जवाब इनको देगी। अच्छा जवाब देगी। अब बात करते हैं आपके गृह क्षेत्र की, जहां से आप आते हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। वहां से पिछले 10 वर्षों से सांसद हैं मनोज तिवारी जी, जी। और जिस विधानसभा से आप आते हो, गोंडा से, वहां से भी बीजेपी के एमएलए हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, इन दोनों के कामों को आप कैसे देखते हो? भाई पिछले 10 साल से उनको जो है नुमाइंदगी करने का मौका मिला। मैं कुछ बोलूँगा तो बात ये होगी कि भाई ये तो पॉलिटिक्स हो विपक्षी रही है, है। ये तो बोलेंगे ही विरोध में। मगर मैं इन लोगों को बड़ा नसीब वाला मानता हूँ। नसीब वाला इसलिए मानता हूँ कि इन्हें चुनाव जीतने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है, वो चला देते हैं। और ये लोग 4.5 साल नज़र नहीं आते क्षेत्र में, लास्ट के 2 महीने आएंगे। ये आज अपनी उपलब्धियों के नाम पर वोट नहीं मांगते। ये नहीं कहते कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे मैं सांसद का लड़ रहा हूँ, चाहे कोई विधायक का लड़ रहा है इनमें से, ये नहीं कहेंगे मेरी उपलब्धियाँ ये है, आपने मुझे 5 साल मौका दिया था, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, या मैंने अपनी लोकसभा क्षेत्र के लिए, या मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए ये किया। ऐसा लोगों को बरगला देते हैं
कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसी बातें लाएंगे और हमारी भोली भाली जनता उसमें ही बह जाती है। पिछले 10 साल में कितनी बार सांसद जी नजर आए होंगे मैं नहीं कह सकता, पब्लिक से जाकर पूछो आप, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। 10 साल में जिस नेता को कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, वार्ड कितने हैं, वार्ड में सिर्फ गिने चुने लोगों को, पदाधिकारियों को सिर्फ जानते हो, 10 साल एक बहुत लंबा टेन्योर होता है। बिल्कुल। अगर शिद्दत के साथ आदमी कुछ करना चाहे ना, तो और एक सांसद लेवल का है, एक विधायक लेवल का, क्योंकि सांसद का इतना बड़ा फंड होता है उसके पास, विधायक के पास एक अच्छा खासा फंड है, तो काम करने की कमी नहीं है, इसलिए नीयत की कमी है, नज़रिया है नहीं, नीयत है नहीं काम करने की। तो बस ये तो मुझे लगता है आदरणीय मोदी जी के नाम पर जो है चुनाव लड़ते हैं। अब हर आदमी का दौर आता है, एक दौर था इंदिरा गांधी जी का, तो उसमें हो सकता है कि इंदिरा गांधी जी के दौर में जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी वो भी कई बार सांसद बन गए हों, है ना। अब ऐसे ही दौर अभी मोदी जी का चल रहा है, तो इनमें से बहुत लोगों ने नहीं उम्मीद की होगी मगर नसीब के तेज हैं तो बन रहे हैं। तो बाकी मुझे कुछ मतलब एक सांसद की जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई निभाई गई हैं पिछले 10 साल में। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारे को लोगों ने एक छोटे से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो अगर 5 साल बाद मेरी वाइफ चुनाव में जाती हैं जब, तो बजाय सिर्फ और सिर्फ हम एक राग अलापते रहें कि जी अरविंद जी के नाम पर वोट दे दो, अरविंद जी के नाम पर दे दो, उससे पहली जिम्मेदारी हमारी ये होनी चाहिए कि 5 साल आपने मौका दिया है, 5 साल में हमारी खुद की उपलब्धियां ये है, हम अपनी उपलब्धियों पे वोट मांगते हैं, साथ में हमारे नेता है, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनके नाम पर तो मांगा ही जाएगा, मगर साथ साथ क्या है, आपको अपनी उपलब्धियां भी गिनानी चाहिए। तो इन लोगों के पास ऐसा कुछ है ही नहीं। आप क्षेत्र में विधायक जी के बारे में जाकर पूछ सकते हैं कि कितना लोगों के बीच में नज़र आए पिछले 5 साल। अब चुनाव आ गया है फिर 3 महीने बाद का, तो हाँ अब पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा स्वाभाविक भी है, वो आएंगे भी नज़र, नहीं आएंगे तो फिर पब्लिक के बीच में जाने लायक स्थिति में भी नहीं रहेंगे। मगर मेरा मानना ये है, मैं तो इस विचार का आदमी हूँ कि जब चुनाव के दौर में एक एक व्यक्ति का 2-2 बार गेट खटखटा लेते हैं, तो आखिर 5 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि 5 साल में क्षेत्र में 5 बार नहीं जा पाते। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है, मगर मैंने अभी एक शब्द लगाया ना कि नसीब के बहुत तेज हैं, तो नसीब वालों के आगे तो वो एक कहावत है ना, मेहनती आदमी भी नसीब के आगे तो, मतलब जिसका नसीब तेज है मेहनत भी उसकी यहाँ घुटने टेकती है। तो इनके साथ तो वो हाल है कि अभी नाम पे जीत रहे हैं मोदी जी के, तो जब तक उनका दौर रहेगा तो ये जीतते रहेंगे, बाकी इनमें खुद में कुछ काबिलियत मुझे नज़र आती नहीं है। क्या यही कारण है कि जमुना पार दिल्ली का सबसे पुराना इलाका है, बावजूद इसके आज भी उसके बाद बने हुए, चाहे वो विवेक विहार हो, चाहे सूरजमल विहार हो, ये आगे बढ़ जाते हैं और ये पिछड़ जाता है। देखो ये लड़ाई लड़नी होती है क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को। जब तक आप जमीन पर नहीं रहोगे, लोगों के बीच में नहीं रहोगे, आपको समस्याओं का पता नहीं लगेगा। जब समस्याओं का पता नहीं होगा तो समाधान किस चीज़ का करोगे। तो आज अगर वो क्षेत्र आगे है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा जो रीज़न है, कारण है, उसमें मुझे लगता है कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। तो हमारा तो क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली कह लो या हमारी गोंडा विधानसभा कह लो, दिल्ली के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में आती है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने खास तौर से अब पिछले 10 साल से तो सीधा सीधा सांसद जी हैं, और अभी 5 साल से विधायक भी हैं, और हमारे यहाँ तो पार्षद भी जो 2-2 हैं वो भाजपा के हैं।
करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर ऐसा तो कुछ हमें देखने को मिला नहीं। गोंडा विधानसभा जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर उसमें हम मेन तौर पर माने, जो हमने देखा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है अतिक्रमण, लो ट्रांसपोर्टेशन, और कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई को लेकर के। इन पर क्या कहना चाहेंगे? आप हर चीज़ अगर मेरा मानना ये है कि आप सिर्फ डिपेंड प्रशासन पे नहीं रह सकते। लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को खुद भी समझदारी दिखानी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे कि आप चाहो कि कूड़े वाला जो है कूड़ा उठाकर ले जाए, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरा कर रहा है, मगर ले जाने के बाद आप फिर दोबारा कूड़ा वहीं डाल देते हो और फिर आप कहो कि फिर वो आधे घंटे में आए, तो फिर आप भी कोई जो है ज़िम्मेदार नागरिक की भूमिका नहीं अदा कर हाँ, रहे। अवेयर होना पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर क्या है कि इसमें जनता के सहयोग बिल के बिना जनता के सहयोग के बिना मुझे नहीं लगता कि ये काम संभव है। क्योंकि आप अतिक्रमण की बात करो तो आप एक बार हटवा दो, दो बार हटवा दो, लोग फिर जो है मानते नहीं है, फिर वैसे की ज्यों की त्यों स्थिति बन जाती है। और आपसी प्यार प्रेम से लोगों को समझाकर कि यार इससे समस्या सभी के लिए है, अगर इस तरीके से इसमें अगर पब्लिक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, तो मुझे लग रहा है कि एक टिपिकल टास्क है जो ये इजीली हो जाएगा। रिजॉल्व हो सकता है। रही पानी की, तो पानी एक बहुत बड़ा इशू है। हमारी विधानसभा में तो बहुत ही बड़ा इशू है, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी परेशानी जो है तो सीवर ओवरफ्लो की और दूसरा गंदे पानी की। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि बहुत सालों पहले वहाँ पाइपलाइंस डली थी, तो कई जगह वो पाइपलाइंस गल गई हैं। काउंसलर के पास उतना बजट नहीं होता। काउंसलर के पास पिछली बार 75 लाख रुपए मिले थे, इस बार अभी तक 15 लाख रुपए आए हैं। तो आप समझो कि 1 करोड़ रुपए में 4 गलियां बनती हैं। विधायक के पास फंड बहुत है। विधायक जी जो हैं अभी सांसद से भी ला सकते हैं, क्योंकि सांसद भी उन्हीं का ही है। उन्हीं के हैं। इसका समाधान तभी संभव है जब सभी नेता पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर एक प्लेटफॉर्म पर आए। देखो, पब्लिक को चाहिए सॉल्यूशन। पब्लिक को कोई मैटर नहीं करता कि पार्षद आम आदमी का है, विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, कोई मैटर नहीं है। भाई जो परेशान आदमी है उसको तो अपनी समस्या के समाधान से मतलब है। तो मेरा मानना यह है कि अगर वाकई चुनाव के दौर में राजनीति करो आप, मगर चुनाव के अलावा जब आपके पास समय हो और पब्लिक वास्तविक तौर पे बहुत परेशान है, मैंने खुद महसूस किया है, तो फिर एक प्लेटफॉर्म पर आकर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाना बहुत ज़रूरी है और किया जाना चाहिए। उसमें जो हमारे से सहयोग होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। उसमें एमएलए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मिलकर, वो निभाएं। बेसिकली क्या है कि जब आपके सामने दो समस्याएं हैं खड़ी हैं और दो समस्या में एक समस्या बहुत गंभीर है, तो ये अगर पानी गंदा आ रहा है, आदमी जहर जैसा पानी पी रहा है, तो पहला समाधान तो भाई आदमी को कम से कम पानी तो गंदा ना पीने को हाँ, मिले। बेसिक नीड है। बेसिक नीड है, उसका तो समाधान करें। तो क्योंकि हमारी ज्यूरिडिक्शन, हमारा दायरा काउंसलर का बहुत छोटा होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी सीमाएं बहुत सीमित हो जाती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अच्छा, ये जो पानी वाली टेरिटरी होती है, ये विधायक की होती ये है? एमएलए, क्योंकि इसमें क्या है कि लोकल ऑफिसर्स जितने भी हैं दिल्ली जेल बोर्ड के, वो एमएलए को रिपोर्ट करते हैं। एमसीडी से संबंधित कोई समस्या है तो वो काउंसलर को रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, क्योंकि देखिए जहाँ रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है, आदमी दबाव वहीं मानता है।
तो तो उनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग अथॉरिटी लोकल लेवल पर, जो विधानसभा लेवल पर एमएलए है, तो इसलिए दिल्ली जल बोर्ड के सारे कर्मचारी वो एमएलए को रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी विधानसभा का, और वो मेरी नोटिस में भी है। मगर मैं तो कहता हूँ कि मेरी जहाँ भी ज़रूरत है, हमारी मतलब एज अ कॉरपोरेटर वाइफ भी हमारे रेडी हैं इस चीज़ के लिए कि भाई फाइनली लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए। राजनीति तो जो है बाद में कर लेंगे, क्योंकि लोग परेशान रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारा रहना या ना रहना बेकार है। एक आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा स्पेस खाली है, जी और उस स्पेस में हम कोई यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जी सरकार से जो है करवा सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में आज चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली सरकार हो, खेलों को प्रमोट कर रही है, नो डाउट हर पार्टी इसमें खर्च कर रही है। जी। तो हमारे क्षेत्र से भी जो युवा हैं वो कल को ओलंपिक मेडल लाएं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो खुद की बहुत इच्छा है, क्योंकि उसमें से बहुत बड़ा स्पेस जो है हमारे बोर्ड का ही पार्ट है, और क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। तो वहाँ पर किस समय बाढ़ का पानी आ जाए या पानी का स्तर बढ़ने से कब वहाँ पानी आ जाता है, इसकी थोड़ी सी समस्या रहती है। मगर मेरा मानना ये है, जब इंसान चाह लेता है तो सारी समस्याओं का समाधान है और निदान है। मैंने फिर आपको बताया ना, बीइंग अ कॉरपोरेटर आपकी सीमाएं बहुत सीमित हैं। विज़न भी है, करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, पर इसके लिए संसाधनों की और पोजीशन बहुत मैटर करता है। कि मतलब जब देखो आज की डेट में बगैर पैसे के कोई काम नहीं है। आपको दिख रहा है कि यहाँ स्पेस खाली है, मगर स्पेस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो दायरे से बाहर हो जाती हैं, जहाँ हम अपने आप को थोड़ा सा मतलब महसूस करते हैं कि अगर हमारे पास मौका हो करने का तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। और कुछ जगह जो है समन्वय का हाँ, वो हो कोऑर्डिनेशन रहा की है, दिक्कत है। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा आज की डेट में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में और दिल्ली सरकार में जो आपस में इश्यूज चल रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। ये तो होने को तो बहुत चीज़ें वहाँ हो सकती है। लेकिन ये जो काम है ये मेन तौर पे जो है सांसद का होना चाहिए, जी विधायक का होना चाहिए, जी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जी दायरा हो जाता है उसके जी फंड्स के लिए। ये तो हम भी समझते हैं, जनता भी समझती है जी। कि वहाँ के लिए कहीं ना कहीं सांसद को आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, विधायक को आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि भाई जनता ने आप लोगों को मौका दिया है, और जनता जब मौका देती है तो एक उम्मीद और विश्वास के साथ ही अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। अगली बार आप लोग जब चुनाव में जाओ, तो मैं तो ये कहता हूँ आप अपनी उपलब्धियां गिनवा कर जाओ, कुछ ऐसा करो कि आपको लोग याद करें। देखो, देश में बहुत से नेता हुए, बहुत आए और बहुत गए, मगर नाम कुछ हो कोई याद है जबान पे। और उसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने वास्तविक तौर पे लोगों की सेवा की, लोगों के काम किए, और कुछ ऐसा कर कर दिखाया कि जो और लोग नहीं कर पाए। तो मैं तो सिर्फ इन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों ने आपको मौका दिया है सेवा का, तो कुछ बेहतर कर कर दिखाओ कि जिससे लोग आपको पीढ़ियां याद याद रखें करें। कि आपने याद ये करें, काम किया बिल्कुल। था। एक और चीज़ है जो आपके लिए बहुत फेमस है, ये बोला जाता है कि आप ट्रेंड सेट करते हो और दूसरे लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। इस पर उनको क्या कहना चाहोगे? वो किस तरीके से इसको करें कि ट्रेंड सेट को कॉपी ना करके कुछ नया लेकर के आए? नहीं, ट्रेंड सेट तो आपने ज़्यादा ग्लैमरस वर्ड यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, इसके पीछे दो चीज़ें ज़रूर हैं कि जब जनता के बीच में रहते हो, तो आपको जनता के बीच में रहने के बाद आपको पता रहता है कि
जनता को क्या ज़रूरत है या जनता आपसे क्या चाह रही है, और दूसरा उसके साथ आपके पास एक डेडिकेटेड टीम होना, विज़नरी टीम होना, जिसके पास विज़न है कुछ बेहतर करने का। तो ये 2 चीज़ें हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि मैं ट्रेंड सेट करता हूँ, तो कुछ बेहतर करने का प्रयास होता है, और बेहतर करते हैं तो वो कुछ अलग दिखता है, अलग नज़र आता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हो और लोग कॉपी भी कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है ना? और ऐसा नहीं है कि मैंने भी बहुत लोगों को कॉपी, कभी मौका मिला है, कुछ किसी ने अच्छा किया है, तो कॉपी करना, किसी के अच्छे गुणों को कॉपी करो ना, किसी के खराब गुणों को कॉपी करने से तो अच्छा ही है ना। तो मैंने भी, ऐसा नहीं है, हमने भी बहुत चीज़ें बहुत लोगों से सीखी है और उसको अपने जीवन में अमल किया है। तो बेहतर करने का प्रयास करते हैं और हमेशा यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लोगों ने जो उम्मीद हमसे लगाई है, उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरते रहें। अब बात करते हैं दिल्ली के लिए दूसरी सबसे बड़ी दुखद घटना का। 2020 में दिल्ली में दंगे होते हैं और उसका जो मेन सेंटर होता है वो लगभग आपके घर के आसपास ही होता है। जी। क्या माहौल था उस समय का, और क्या कहना चाहोगे उन लोगों से जो इस तरीके की चीज़ों को बनाते हैं, चलाते हैं, और राजनीति के लिए हो या कैसे भी हो, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मंजर तो बहुत ही भयानक था, क्योंकि अपने सामने लोगों को मरते हुए देखा है। वो दौर तो कई दिनों तक आंखों के सामने से भी नहीं गया। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस दंगे में जिसका बच्चा चला गया, उसका बच्चा तो वापस कभी आ नहीं सकता, और जिसका बच्चा जेल में कई सालों तक रहा या है, वो पीड़ा उसके माँ बाप से पूछो कि जिसका बच्चा उसके बीच में नहीं है, या जिसका बच्चा कई वर्षों तक जेल में रहा। अच्छा, हासिल क्या हुआ? कुछ महीनों बाद ही प्रकृति ने ऐसी मार मारी हाँ, कोविड कि का। कोविड आ गया। सारे लोग दंगे भूल गए। मगर जो याद था, वो दंगों का मंजर, वो उस माँ बाप को ही याद था जिसकी औलाद उसके बीच में नहीं थी। कोविड के दौर में मरता हुआ आदमी क्या कोई धर्म पूछ के खून ले रहा था? बिल्कुल नहीं। या कोई ऐसा था कि कोई किसी मुसलमान को अगर कोई हिंदू ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा था तो वो मना कर रहा था, नहीं तो हिंदू है इसलिए मैं किसी नहीं को कुछ लूंगा? पता ही नहीं था उस समय, तो ये लग रहा था बस किसी तरीके से या सिलेंडर किसी मिल जाए। हिंदू को ऑक्सीजन सिलेंडर कोई मुसलमान दे रहा था भर का, तो वो ये कह रहा था, नहीं ये तो मुसलमान की दुकान से, मैं नहीं लूंगा। आदमी भूखे मर रहे थे, लोगों के पास खाने को नहीं था। तो ईश्वर ने वो एक मैसेज दिया जिससे हमें सीखना चाहिए कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो सिर्फ राजनीति के चक्कर में, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में कई घरों के चिराग बुझ गए और आज उनके घरों में अंधेरा पड़ा हुआ है। तो मैं तो उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जीवन में कोई ऐसा काम ना हो कि हमारे हाथों से किसी के घर का चिराग बुझ जाए। बिल्कुल सही कहा। जो भी कोई गुनहगार है उन दंगों को लेकर के, उसे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है। अब आपने जैसे अभी जिक्र करा कोविड का,
कोविड से ही एक सवाल आता है जहन में कि जिस समय ये कोविड का इतना भयावह दौर आया था, आप उस समय पूरी तरीके से फील्ड पर उतरे हुए थे। साथ ही साथ जो आपकी संस्था है, टीम आपका गौरव, वो पूरी तरीके से उसमें काम कर रही थी, चाहे लोगों को खाना खिलाना हो, चाहे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो, चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडरों को उपलब्धता हो, आपने सारे काम किए। उस दौरान आपकी पूरी फैमिली भी कोविड पॉजिटिव हो जाती है। ये हिम्मत कहाँ से आती है कि फिर भी वो जज्बा, वो कार्य चालू रहा? उन परेशान लोगों को देखकर, जिनकी उम्मीद बनना था और वो उम्मीदी किरण ढूंढ रहे थे। मैंने वो मंजर भी देखा है कोरोना के दौर में कि एक 75 साल के बुजुर्ग का फ़ोन मेरे पास आता है कि बेटा तू बहुत सेवा कर रहा है और मैं तुम्हारे क्षेत्र में ही रहता हूँ, एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में। मेरे को बुखार आ गया है और मेरे बच्चे मुझे हाथ नहीं लगा रहे। वो कह रहे हैं तुम्हें पापा कोविड हो गया है। अच्छा। वो मंज़र मेरे सामने आया और मैं खुद कोविड में था। मैंने अपने एक मित्र को बोला कि दीपक तुम भाई एक बार अंकल को लेकर हॉस्पिटल तक चले जाओ। मेरा मित्र भी बड़ा अच्छा था क्योंकि हमारे पास बहुत डेडिकेटेड टीम है, जिस टीम की वजह से ही हम लोग जो हैं आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनने किट पहनकर और उनको बुज़ुर्ग को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 3 दिन बाद बुज़ुर्ग की रिपोर्ट आती है कि उनको कोविड नहीं है, कोविड नेगेटिव है, सिर्फ एक वायरल था। उस पिता के मन से पूछो कि जिसकी औलाद ने सिर्फ एक बुखार के चक्कर में उनका साथ छोड़ दिया। तो ये हिम्मत उन्हीं की उम्मीद बनना था कि सिर्फ मन में ये भाव था कि आज लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, समाज को। और अगर ईश्वर ने आपको किसी लायक बनाया है, इतना सक्षम बनाया है, तो वास्तविक सेवा का समय आज है। अगर आज आप घर बैठे रहे और तमाशा देखते रहे तो फिर आप अपनी नज़रों में ही जीवन के लिए भर के लिए गिर जाओगे। तो यही कारण था, हमने जो है जान हथेली पर रखकर हमारी टीम के लोगों ने जो है क्षेत्र में उतरे और हमने घर घर जाकर सैनिटाइज करना स्टार्ट किया। सैनिटाइज करने के बाद लोगों को खाना बांटते थे, जिनको कच्चा राशन देना होता था कच्चा राशन देते थे। हॉस्पिटल एडमिट कराने की बात आती थी, हॉस्पिटल एडमिट कराते थे ले जाकर। और तो और एक डेडिकेटेड टीम ऐसी लगी हुई थी जो सुबह ऑक्सीजन सिलेंडर घरों से लेकर जाती थी और अगले दिन जब वो सिलेंडर ख़त्म हो जाता था उनको दूसरे सिलेंडर प्रोवाइड कर कर आती थी। तो उसके लिए मैं अपने पूरे टीम के लोगों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों की वजह से क्षेत्र में हम लोग एक उम्मीद की किरण की तरह लोगों के बीच में आए, पहुँचे। लोगों को एक विश्वास हुआ कि बिना सीट पर होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं 17 में चुनाव हार गया था और कोविड 2020 का वो था, तो मैं चुनाव हार गया था। तो लोगों के मन में एक बड़ा अच्छा भाव आया कि यार बिना सीट पर होने के बावजूद भी लड़का अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। हमें भी मन को बहुत खुशी थी जब लोगों की दुआएं मिलती थी, ब्लेसिंग्स मिलती थी। कुछ लोगों ने वीडियोस बनाकर शेयर की, भेजी कि आज आप की मेहनत की वजह से हम लोग अपने सही सलामत घर आ गए। आपने समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया, समय पे हॉस्पिटल में बेड दिलवा दिया। क्वारंटाइन सेंटर का मैं इंचार्ज बना हुआ था, उसमें बहुत लोगों की हेल्प कर देता था। रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक दौर चल रहा था, लोग अवेलेबल ही नहीं थे, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी, वो लोगों को अवेलेबल कराए। मन में सिर्फ ये था कि आज हम लोग जो सेफ है ना, मेरा परिवार सेफ है पूरा कोविड होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं वो इन लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग बचे हुए हैं। ये ज़रूर विश्वास था कि
इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लोगों की दुआएं कमा रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग जो है ज़रूर सुरक्षित रहेंगे। तो बिल्कुल सही कहा। अभी मैं हाल ही में एक पद्म श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं, उनका भी पॉडकास्ट करके आया था। उन्होंने भी बड़ी ऐसी ऐसी भयानक स्टोरियां सुनाई थी कोविड के दौर में। तो वास्तव में वो दौर अपने आप में बहुत ही खतरनाक था। उसमें लोगों के व्यवहार की, अपने खुद के अपनों की पता लगा कि कौन किसके लिए कितना है। तो ये सच्चाई है। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी फैमिली से। तो उसमें सबसे पहला सवाल आता है कि कभी फैमिली ने आपसे ये नहीं कहा पैसा बहुत है, पावर भी है, फिर क्या ज़रूरत है इस भाग दौड़ की? पर्सनल लाइफ तो आपकी ज़ीरो हो ही जाती है जब आप जो है सोशली और पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होते हो। पर इसमें भी एक अलग आनंद की अनुभूति है, मैं बताऊं आपको। जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप किसी के काम आ जाते हो, जब आप लोगों की एक उम्मीद बनते हो, उम्मीद पे खरा उतरते हो, तो उसकी जो एक फीलिंग है, उस फीलिंग को भी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात मेरा मानना ये, पर्सनल स्पेस, अगर जैसे पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस होती भी है, मगर ये जो जन सेवा है ना, ये मतलब एक, देखो व्यक्ति कोई भी जीवन में ऊपर उठा है या जीवन में बढ़ा है या बड़ा बना है, तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। बिना सेक्रीफाइस किए कोई लाइफ में बड़ा नहीं बना कि आप किसी के लिए आइडियल बन गए हो और बिना सेक्रीफाइस के लिए बन गए हो। तो आइडियल तो सेक्रीफाइस के बाद ही बना जा सकता है। ठीक है, कभी कभी आपको मायूसी होती भी है, अगर लोगों का प्यार बहुत मिलता है और जब इस जनसेवा के कार्य में उतरे हैं, तो वो भी हमारा एक परिवार ही है। बिल्कुल सही बात है। क्या यही कारण है कि आपने अपनी वाइफ की जॉब को छुड़वाकर, जो एक गवर्नमेंट जॉब में थी, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, उनको भी पॉलिटिक्स में ले आए? और रिसेंटली वो हमारे दिल्ली के ही ब्रह्मपुरी वार्ड से काउंसलर भी हैं। हाँ जी, सीट रिजर्व हो गई थी, वो लेडी सीट रिजर्व हो गई थी। सर्वे हुए थे पार्टी के, तो पार्टी सर्वे में बार बार मेरा ही नाम आ रहा था। तो हालांकि मेरी वाइफ पहले इंटरेस्टेड नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि सुकून छुड़वा दिया। आज के दौर में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। एक तो सरकारी नौकरी छुड़वाना तो अपने में ही एक बहुत बड़ा टफ टास्क था, और उस व्यक्ति के लिए जिसकी वो फील्ड ही ना हो ना, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो पैशन मेरा था। वो तो बच्चों में ही खुश रहती थी, सुबह 7 बजे जाती और 12 बजे बच्चों को पढ़ा कर आती थी। तो वो तो बहुत एंजॉय कर रही थी अपनी उस लाइफ को। और फाइनली सर्वे में बार बार नाम आ रहा था, तो ऊपर से सीनियर लीडरशिप ने भी कहा कि वाइफ को कंटेस्ट कराओ। फिर मैंने अपनी वाइफ को यही समझाया कि जीवन में बहुत से लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं और वो बहुत बड़े बने हैं। तो क्या पता ईश्वर ने तुम्हारी डेस्टिनी में भी कुछ बहुत बड़ा लिखा होगा। तो और लिख ही दिया ईश्वर ने। हाँ, तो परमात्मा की बड़ी कृपा रही कि वो चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। तो मगर आज मुझे खुशी इस बात की है कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाती हैं। मतलब प्रोफेशन चेंज करने के बाद दूसरे प्रोफेशन में अपने आप को ढालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया की मिली है, वो पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसमें बड़ा संघर्ष रहा होगा आपके लिए पॉलिटिक्स में आने को लेकर के। कई युवाओं का भी यही सेम सवाल आता है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करें या नहीं करें।
तो उन युवाओं को आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो फर्स्ट जनरेशन होने के कारण स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके परिवार में कोई और रहा होता है तो कम से कम आपको गाइड कर पाता है। तो मैं तो खुद फर्स्ट जनरेशन हूँ, तो हाँ, मेरे लिए थोड़ा-सा ज़रूर टफ़ रहा है। और मैं तो युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों की आवश्यकता है, अच्छी सोच की आवश्यकता है। भले ही आप चुनाव ना लड़ें, ज़रूरी नहीं है हर युवा जो चुनाव लड़ेगा सिर्फ वही पॉलिटिक्स का पार्ट बन सकता है। मगर हर युवा को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है इलेक्शन लड़कर ही करे। इतना अवेयर ज़रूर हो कि हमारा काउंसलर कौन है, हमारा एमएलए कौन है, हमारा एमपी कौन है, क्या उसका विज़न है, क्या वो क्षेत्र के लिए कर रहा है, क्या वो करेगा, कथनी और करनी में कितना अंतर है। क्योंकि जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, तब तक नेता अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे। तो लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी हाँ, है। कम से कम एज ए वोटर तो अवेयर रहो। हाँ, और यूथ जब अवेयर होगा, तो मुझे लग रहा है कि वो देश की राजनीति को भी बदलने का दम रखता है और भविष्य को भी बदलने का दम रखता है। तो सिर्फ अपने करियर को ना सोचकर, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सोचकर, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार युवा होने के नाते पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। बिल्कुल सही बात है। एक एज ए वोटर आप अवेयर इतने रहने चाहिए कि आपको किस लिए वोट देना है और हाँ, किस प्रतिनिधि को वोट देना बिल्कुल। है, तो इतनी जानकारी रखनी चाहिए। एक लंबा संघर्ष रहा मेरे जीवन का भी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने स्टार्ट किया था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी भगवान मुझे मौका देगा चुनाव लड़ने का, फिर मेरी वाइफ को मौका देगा चुनाव लड़ने का। क्योंकि पुराना तो एक ट्रेंड सेट था कि कोई सीनियर लीडर होता था तो वो अपने बच्चों को चुनाव लड़ाता था, लॉन्चिंग कर जाता था। लॉन्चिंग कर देते थे। तो जितने भी हम जैसे स्ट्रगलर थे, उनके लिए कोई जगह ही नहीं होती थी। हम लोग तो एज अ वॉलंटियर ही काम करते थे। संघर्ष किया और कर्म किया बिना स्वार्थ के। मतलब मन में ये भाव नहीं रखा कि फल क्या मिलेगा, मगर कर्म इतनी शिद्दत के साथ किया कि हमारी मेहनत लोगों ने भी देखी, पार्टी के सीनियर लीडर्स ने भी देखी। मैं तो उन सभी युवाओं को अ, यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप अपना कर्म 100% डेडिकेशन के साथ करें। और जब आप कोई भी काम 100% डेडिकेशन के साथ करते हैं ना, तो उसका आउटकम भी पॉजिटिव ही आता है, चाहे देर सवेर आए। इतना हो सकता है कि चीज़ें देर सवेर मिलें, मगर मिलेंगी ज़रूर। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को इंश्योर कर सकता हूँ। कुछ लोग पॉलिटिक्स को बड़ा ही गलत मानते हैं, गालियां भी देते हैं। आजकल फिल्मों में भी बड़ी गॉसिप होती है पॉलिटिक्स को लेकर के, और कई बार आप चौराहों पर भी देखेंगे लोग गॉसिप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को गालियां तक दे देते हैं। फिर उन लोगों की सेवा करना, ये भाव कैसे आता है? देखो, जिनको गालियाँ मिल रही हैं ना, वो वही लोग हैं जो लोगों से मौका माँग रहे हैं कि हमें मौका दे दो सेवा करने का, और फिर वो लोगों की सेवा नहीं कर रहे। मतलब सेवा मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे। देखो, आज पब्लिक ने आपको मौका दिया है, तो मुझे लगता है कि आपको परफॉर्म करना चाहिए। गालियाँ उन्हीं को मिल रही है जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जो बताकर दिखाकर कुछ आए थे और लोगों के साथ हो कुछ रहा है। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार कैसे आदमी को मौका दे दिया, है ना। तो गालियाँ उन लोगों को मिल रही हैं, और जो लोगों के बीच में हमेशा है, लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों की जिम्मेदारियां लोगों के प्रति निभा रहे हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं।
तो ऐसी बात नहीं है, लोग उन्हें अप्रिशिएट भी बहुत कर रहे हैं। आप लोगों के मिलने का तरीका बता देगा आपको। अगर आप वाकई अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हो तो लोगों का बहुत प्यार मिलता है आपको। हाँ, अगर एक तरफ बुराई करने वाले हैं तो भलाई बिल्कुल वाले भी लोग बिल्कुल मौजूद हैं। बिल्कुल। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है हमारे हिंदुस्तान की कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने क्या क्या खोया है राजनीति में आने के बाद? पर्सनल लाइफ बिल्कुल। आपने मिस करते हैं हमेशा, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। परिवार के साथ साथ आपका जो एक व्यक्तिगत दायरा होता है, जो आपके दोस्त, गिने चुने दोस्त यार होते हैं, उनसे भी कई कई साल हो जाते हैं मिले हुए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिस होती हैं। आ, इस उम्र में जितना ध्यान पेरेंट्स का रखा जाना चाहिए, अगर इस फील्ड में नहीं होते तो वहाँ और ज़्यादा समय दे सकते थे। वहाँ भी कहीं ना कहीं आ, मतलब नाराज़गियाँ परिवार में भी रहती हैं। कि सबसे बड़ी बात, बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, और मतलब उनका भी करियर है। तो कहीं ना कहीं मन में ये भी भाव आता है कि इस समय जो ध्यान इन पे दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। तो बहुत सारी मन में गफलत रहती है, पर फिर भी अपना काम, अपनी जिम्मेदारी जो ईश्वर ने हमें दी है वो निभाते हैं। तो फिर यही सोचते हैं कि कोविड के दौरान लोगों की दुआओं ने ही सुरक्षित रखा। हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ जिम्मेदारियाँ अपनी निभा रहे हैं तो यहाँ भी दुआएं कमा रहे हैं, इन दुआओं के सहारे ही हमारे साथ भी अच्छा और बेहतर ही होगा। इसी उम्मीद के साथ हमेशा लगे रहते हैं। जैसे अभी आपने कहा बेहतर होगा, ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं। तो आजकल यूथ में ना एक बड़ा ही दीवानगी है, खास तौर से पैसा और पावर को लेकर के भ्रमित भी हो जाते हैं वो लोग। आपके पास ये दोनों हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन युवाओं को, उस यूथ को, कि वो क्या सोचे जो इस दीवानगी को कम कर सके? पैसा और पावर तो आनी जानी चीज़ है, ये कब आ जाए कब चली जाए। और मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से आप पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब पा सकते हो। ज्ञान नहीं है तो ये पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब बेकार है। तो मैं तो अपने सभी युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, नॉलेज जरूर रखें। और नॉलेज भी वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली नहीं, क्योंकि आजकल हमारे जो युवा हैं ना, वो ज़्यादातर भटक रहे हैं सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से। आजकल लोगों ने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है, किताबें पढ़ना बंद कर दिया है। पुराने दौर में गुरुओं से ज्ञान लिया जाता था, किताबें पढ़ते थे, है ना, और तो और गलतियों से सीखते थे। और आज का युवा गलतियों से ना सीखने को तैयार हो रहा, गुरुओं के पास जाने को तैयार नहीं हो रहा। गुरु प्रथा बहुत कम होती जा रही है, किताब पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि वो किताब वाला समय जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं युवा, तो वो उसमें देने लगे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अपने भविष्य को संवारना है, क्योंकि जो युवा है वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और शरीर में रीढ़ की हड्डी का क्या योगदान है वो हम सबको मालूम है। उसमें कमी आई तो कमर झुक जाती है। तो देश को मजबूत रखने के लिए भी युवा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर युवा भटकेगा तो फिर देश पिछड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आधी अधूरी नॉलेज होना भी बहुत खतरनाक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ व्हाट्सएप देना चाहिए। यूनिवर्सिटी को छोड़कर थोड़ा सा नॉलेज पर भी ध्यान दें। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती हैं उसको वेरीफाई, उसके सोर्स को वेरीफाई, ऑथेंटिक है या नहीं है,
उसको कॉपी पेस्ट ना करें। अगर आप नॉलेजेबल होगे तो पूरे ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, और पैसा भी आएगा, पद भी आएगा और प्रतिष्ठा भी आएगी। बिल्कुल सही कहा। आप खुद बुक्स पढ़ते हो? बिल्कुल, मेरा तो कोशिश और प्रयास रहता है कि फ्री टाइम में ज़रूर बुक्स रीड करूं। कोई एक दो और बुक्स के नाम अगर बताना चाहो दर्शकों को हमारे। 3-4 मेरी बहुत अच्छी बुक्स हैं जिसको मैं पसंद करता हूं। एक तो है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, एक है एटॉमिक हैबिट्स, और हिंदी में है एक उपसंहार। और भारतीय दर्शन की बहुत सी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं पढ़ना, और काफ़ी चीज़ें मैं उनसे सीखता भी हूँ। गीता वगैरह इस तरीके की गीता आध्यात्मिक वगैरह भी तो पढ़ते देखो हो? आध्यात्मिक है। हम्म, गीता से तो बहुत कुछ सीखने को मिला। कोविड के दौरान गीता को पढ़ा। हम्म, मतलब गीता पढ़ने के बाद तो मतलब आपको ये है कि आपको जीवन की वास्तविक हकीकत का पता लगता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि गीता के बाद जो ठहराव आपके जीवन में आता है, उसकी जो अनुभूति है वो अलग है। वो अलग है। बिल्कुल। जैसे अभी हमें पता लगा कि गौरव शर्मा जो है बुक लवर भी हैं। ऐसे और क्या क्या शौक हैं जो लोगों को पता ही नहीं है? मैं प्रयास करता हूँ कि अगर कभी समय मिले तो वर्कआउट करने का, क्योंकि वो एक कहावत है कि हेल्दी माइंड लीव्स इन अ हेल्दी बॉडी, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो प्रयास रहता है कि मतलब फ्री टाइम में वर्कआउट कर लूँ, अपने आप को फिट रखूँ, तो कोशिश रहती है। बिल्कुल सही कहा। अब थोड़ा सा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपके बात कर लेते हैं। आपने सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी जैसी मूर्ति को गोंडा विधानसभा की धरती पर लाने का काम किया। जी। फिर वहां मनोज तिवारी जी जो बीजेपी के सांसद हैं, वो बागेश्वर धाम की कथा कराते हैं, जिसमें आप पूरी तरह से एक्टिव होकर के शामिल होते हैं। बीजेपी के खुद के एमएलए वहां से नदारद रहते हैं। क्या सनातन धर्म आपके लिए पहले है और पॉलिटिक्स बाद में है? बिल्कुल। पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स तो सनातन के आगे मतलब कुछ है ही नहीं। हमारा अस्तित्व ही सनातन है। रही बात जगत गुरु शंकराचार्य जी की, तो हमने क्षेत्र में प्रयास किया है, बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया पूरी टीम ने मिलकर। कोई मेरी सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, पूरी टीम का आयोजन रहा है। और फिर उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी की हो या कौशिक जी महाराज की हो, बहुत बड़े बड़े आयोजन करवाए गए। तो मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, और सनातन की जगह कभी कोई ले नहीं सकता, है ना। और धर्म सर्वोपरि है। तो आप किसी भी फील्ड से हो, आप किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, मगर मुझे लगता है कि धर्म तो सर्वोपरि है। और एक अच्छे इंसान की खासियत भी यही है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आध्यात्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में जो है एक दूसरे का सहयोग करते नजर आए। बिल्कुल सही बात है। आप धार्मिक प्रवृत्ति रखोगे तो आपके आचार विचार भी उसी बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल। आएंगे। इसी के कुछ महीनों बाद कौशिक जी महाराज की कथा होती है। आपकी संस्था टीम आपका गौरव, उसके सारे जितने भी आपके सदस्य थे पूरी तरीके से उस प्रोग्राम को मैनेज करते हैं। उसी के तुरंत बाद आपका दूसरा जो महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है, जिसमें आप 1008 जोड़ों को बिठा करके रुद्राभिषेक करवाते हैं। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक कार्यक्रम आप करते हो। तो क्या ये ही असली चरित्र है धर्म का? बिल्कुल हमारा मतलब मेरा प्रयास रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से क्षेत्र में लोगों को जोड़ने का, और महारुद्राभिषेक करवाया गया, वो सावन के अवसर में करवाया गया, सावन के महीने में करवाया गया। और
हाँ, भगवान शिव को बहुत प्रिय है रुद्राभिषेक। उसके पीछे का कारण ये था कि बहुत से लोग पूजा पद्धति को जिन्हें नहीं मालूम, जो बेचारे नहीं करवा पाए, जो इन चीज़ों से वंचित रह गए, जिन्होंने नहीं देखा था, तो उन्हें भी सौभाग्य मिला उस रुद्राभिषेक को करने का। बड़े बड़े संत महात्माओं के दर्शन नहीं कर पाते लोग, अपने जीवन में इतने उलझे रहते हैं, नहीं लोगों को समय मिल पाता। तो कौशिक जी महाराज की कथा में देश के बहुत बड़े बड़े संत आए, तो हमने प्रयास किया कि जितने लोगों को उनका वो दर्शन करा सके उनको दर्शन कराएं। पूरी व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी निभाई, पूरी टीम ने निभाई, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ निभाई। मुझे तो लगता है कि आप अगर धार्मिक कार्यक्रम करा रहे हो, आध्यात्मिक कार्यक्रम करा रहे हो और अ, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हो और लोगों को खुशी महसूस हो रही है जिन चीज़ों में, तो यही मुझे लगता है कि सनातन तो हमारा यही है, क्योंकि अ, सनातन में ही कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना? कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, दुख किसी के पास ना भटके। तो ये हमारी सनातन की पहचान है और सनातन के ही पद चिन्हों पे चलने का हम काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक मैसेज बड़ी तेजी से लॉन्च होता है, धर्म की चौपाल गौरव के साथ, और सेवा ही धर्म। ये क्या है? कुछ नया होने वाला है क्या? मेरा प्रयास है कि भारतीय दर्शन के पुनरुत्थान का जो संकल्प है, कि वास्तविक तौर पे पता रहना चाहिए लोगों को सनातन है क्या, धर्म है क्या। बेसिकली क्या है, कुछ लोगों ने अपने ही हिसाब से धर्म को और सनातन को परिभाषित कर दिया। उन्होंने अपने स्वार्थ के अनुसार धर्म और सनातन को परिभाषित कर दिया। जैसे कि एक विश्व रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये पता लगा कि हमारे देश में 95% जो लोग हैं वो आस्था और धर्म में विश्वास रखते हैं, और विश्व में जिस जिस जगह जहाँ आधुनिकीकरण हुआ वहाँ पर जो है लोगों में धर्म के प्रति आस्था में गिरावट आई है। पर हमारे देश में दोनों चीज़ें साथ साथ चली हैं, आधुनिकीकरण भी हुआ है और लोगों की आस्था भी ज्यों की त्यों बनी रही है और बढ़ी है। उसके पीछे का मैं बहुत महत्वपूर्ण कारण मानता हूँ कहीं ना कहीं इंडियन फिलॉसफी, कि लोगों को भारतीय दर्शन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में जो युवा है ना, वो धर्म के नाम पे भटक गया है। मैं ये चाहता हूँ कि अमेरिका सुपर पावर है टेक्नोलॉजी में, चाइना सबसे सस्ती लेबर प्रोवाइड कराता है, सुपर पावर है अपने प्रोडक्शन में। हमारे देश में एक वैक्यूम है स्पिरिचुअल इकोनॉमी का। अगर हम लोग स्पिरिचुअल इकोनॉमी पे काम करते हैं तो हम विश्व में सुपर पावर बन सकते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो देश के युवाओं की रहेगी। अब तय हम लोगों को करना है कि क्या हमें धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ना मरना है और अपना भविष्य खराब करना है, या फिर एक विज़न लेकर खुद को आगे ले जाना है और अपने साथ साथ देश को आगे ले जाना है। तो यही है धर्म चौपाल गौरव के साथ का जो एक संकल्प है, कि वास्तविक तौर पे धर्म और सनातन क्या है और सेवा ही धर्म है वास्तविक तौर पर, ये लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। क्या ये जन सेवा सत्ता तक पहुंचने का साधन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जब सीट पर नहीं था तब भी जनसेवा करता था। आप मेरी स्क्रॉल कर कर देख लो फेसबुक, जब सत्ता में नहीं था तो भी जनसेवा करता था और निस्वार्थ भाव से करता था। आज हूँ तो अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि लोगों ने जिम्मेदारी दी है, उन जिम्मेदारियों को निभाना है। सत्ता साधन हो सकता है, मार्ग हो सकता है, मगर लक्ष्य नहीं है हमारा। लक्ष्य तो जनसेवा ही है।
सत्ता जो है ना, जनसेवा के आगे एक बहुत छोटा शब्द है। मैंने बताया ना आपको, सत्ता टेम्परेरी है। आप पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, एक समय हो, एक समय नहीं हो, पर जो आपका ये संकल्प है, ये हमें हमेशा परमानेंट है आपके लिए। मतलब अगर आपका भाव है समाज की सेवा करने का, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी सीट की ज़रूरत है। आपके पास नीयत ठीक हो, नज़रिया हो, तो आप, और आप में भाव हो, तो आप जनसेवा करते हो। हमारे भीतर वो भाव है सेवा करने का, जिसके लिए मुझे नहीं लगता किसी सीट का ही होना ज़रूरी है। सीट से हो सकता है चीज़ें आसान हो जाती हों। आप किसी ओहदे पे बैठे हो, आप जनप्रतिनिधि हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी एरिया को, तो हो सकता है आपके लिए, आप रिसोर्सफुल हो जाते हो, तो आपके लिए आपका दायरा बढ़ जाता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। मगर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहीं है तो फिर आप जनसेवा कर ही नहीं सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं देश में, मदर टेरेसा जैसी लेडी हुई, जो कभी ना पॉलिटिशियन रही ना कुछ रही, मगर बिल्कुल आज दुनिया याद करती है उनके सेवा भाव के बिल्कुल नाम बिल्कुल से। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं बिरले, जिन्होंने जो है, रतन टाटा जी को ही देख लो। देश में इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, मुझे लग रहा है रतन टाटा जी से भी आज की डेट में पैसे वाले लोग हैं, जो एशिया में उनसे ज़्यादा ऊपर नंबर पे आते हैं और उनसे ज़्यादा पैसा है। मगर जो भाव उनका था, जो चैरिटी उन्होंने की, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन ही जीवन देश को समर्पित समर्पित कर कर दिया, दिया। है ना। पैसे वाले बहुत हो सकते हैं, मगर जो भावना उनके अंदर थी, जो त्याग, जो समर्पण भाव उनके अंदर था, जो, वो हर किसी में नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है। रतन टाटा तो वास्तव में ही हमारे देश के एक रतन थे, हाँ, जिनके बारे में केवल बात ही करने से ना जी, अंदर एक अलग सी एनर्जी हाँ, आती है, जो अपने आप को एक मोटिवेशन दे जाती है। जी, एक अगला सवाल है, वैसे तो ये हमारे इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है, जी, इसके बाद सिर्फ कुछ रैपिड फायर राउंड होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस समय दिल्ली के अंदर जन जन के दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, जी, पक्ष और विपक्ष। जी, वैसे तो ये बहुत पुराना 77 साल पुराना हमारा इतिहास है जो इसको समेटे हुए लाया हुआ है, लेकिन ये अभी दिल्ली सरकार में कुछ ज्यादा ही प्रचलित हो रहा है। आज के समय में हमारी दिल्ली सरकार में जो हमारे सीएम हैं, चाहे वो कोई हो, वो कहते हैं कि जी एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे। एलजी कहते हैं कि जी कोर्ट की वजह से हमें, कोर्ट के हिसाब से हम ये काम करेंगे। तो अब जो दिल्ली की जनता है वो इसमें कैसे काम करे, वो क्या समझे, मतलब दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो उसको लेकर के क्या सोचे, और क्यों वोट दे दिल्ली गवर्नमेंट को, जब दिल्ली गवर्नमेंट उस काम को कर ही नहीं सकती तो वो क्यों वोट दे। तो मैं ये आपसे और आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। नहीं, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बदल दिया गया और अमेंडमेंट ला दिया गया, संविधान में ही बदलाव कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ये थे कि भाई, दिल्ली की सत्ता जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जाएगी। कि स्वाभाविक तौर पर जब आपके अंडर कोई एम्प्लॉय होता है, उसको आपका डर रहता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ही बदल दिया गया और अमेंडमेंट कर दिया गया। नए कानून के बाद अब दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, उनके सारे ट्रांसफर्स, सर्विसेज का ऑर्डर, सभी जो है एलजी साहब के हाथ में है। डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, तीनों जो हैं दिल्ली पुलिस, 4 बॉडीज़ हैं, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करती हैं एलजी साहब को। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का नेता किस तरीके से क्षेत्रों में काम करवा रहा है, इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी दिल्ली की जनता के उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली की जनता समझती है, उन्हें मालूम है कि पिछले 10 साल में इस व्यक्ति ने जो कहा है वो किया है और बदलाव नज़र आया है, और इस व्यक्ति के पास विज़न है।
इसको सब फॉलो करते हैं और प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी फॉलो करते हैं, और वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। आज तीर्थ यात्रा योजना, बुजुर्ग कितना खुश हैं उस तीर्थ यात्रा योजना से दिल्ली के, मैं बता नहीं सकता आपको, कि जिनको वो फैसिलिटीज़ मिलती है तीर्थ यात्रा में जो लोग खुद अपने पैसों से एंजॉय नहीं कर सकते, वो फैसिलिटीज़, मतलब आपको आपके घर के पास से पिक किया जाता है और ड्रॉप किया जाता है, पूरी सुविधा दिल्ली सरकार देती है। आज फरिश्ते योजना, एक दौर था दिल्ली में जब एक्सीडेंट हो जाता था तो दिल्ली में लोग तमाशा देखकर चले जाते थे, लोग, व्यक्ति मरता रहता था मगर कोई उसे उठाने वाला नहीं था। उसके पीछे दो रीज़न थे। एक रीज़न तो ये था कि जो उठाकर ले जाएगा कहीं उसी के ऊपर एलिगेशन ना लग जाए कि बिल्कुल, भैया आदमी तूने में तो डर नहीं है। मार दिया, तो वो इंक्वायरी का पार्ट बन जाएगा। बिना वजह वो कहेगा कि मैं तो अच्छा करने के लिए गया था और मेरे से ही सवाल जवाब होने लगे, मैं और फंस गया। दूसरा, आदमी को ये था यार मैं अपना समय खराब क्यों करूं। तो अब दोनों ही चीज़ों में एक रूल पास हुआ कि भाई जो पहुंचाएगा हॉस्पिटल उससे कोई सवाल जवाब तलब नहीं किए जाएंगे। दूसरी चीज, जो हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करेगा उसको फरिश्ते के रूप में एक सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ जो है एक राशि, आई दी थिंक वो जाएगी। 3,000 रुपये है, वो दी जाएगी। तो वो व्यक्ति अपना जो फर्ज है जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है, परेशानी को सम्मान बना परेशानी दिया को गया। सम्मान बना दिया। दूसरा, आज उसके बाद कितने लोगों की जानें बची हैं, और जिसके साथ ये खुद घटित हुई होगी घटना, हमसे ज्यादा बेहतर तो वो व्यक्ति बता सकता है। बिल्कुल सही बात। उसके बाद हॉस्पिटल के खर्चे से बच गया वो व्यक्ति। आज उसका रोड पर दिल्ली के एक्सीडेंट होता है तो चाहे 1 लाख रुपए लगे चाहे 1 करोड़ रुपए लगे, वो दिल्ली सरकार देगी। इससे ज्यादा बेहतर काम कौन से राज्य में हुए और दिल्ली में इससे पहले कब हुए? तो लोगों को सब मालूम है, लोग सब अवेयर हैं। जो दिल्ली सरकार की योजनाओं का लोग लाभ उठा रहे हैं उन सबको मालूम है कि बहुत बेहतर काम हुए, और ये जानबूझकर काम करने से केजरीवाल जी को रोका जा रहा है। उनकी मंशा तो बिल्कुल ठीक है, उनकी नीयत ठीक है, साफ है, और नज़रिया है उनके पास काम करने का। दिल्ली की जनता जानती है, 4 महीने बाद आने पर जवाब देगी। और मैं बताऊं आपको, अगर काम ना किया होता ना, देश में पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने डंके की चोट पर यह कहा कि अगर मैंने काम ना किया हो तो मुझे वोट मत देना। और फिर वो व्यक्ति लोगों के बीच में जाकर क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर आपको लगता हो कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो मुझे वोट मत देना। कोई बेईमान आदमी इतनी बेबाकी से अपनी बात सवाल नहीं रख नहीं कह पाएगा। सकता। तो इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और एक साफ आदमी ही इतनी बड़ी बात बोल सकता है। तो आज देश की राजनीति को बदलने का काम करा है, और इस बार भी आप देखना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं कि आपको लगता है कि जब इस देश पे ना अलेक्जेंडर राज कर सका, ना ब्रिटिश राज कर सके और ना मुगल राज कर सके, तो ये जो लोकतंत्र को खत्म करने वाली ताकतें हैं ये राज कर पाएंगी? दिल्ली के चुनावों में दिल्ली की जनता जवाब देगी, लोकतंत्र जीतेगा और तानाशाही हारेगी। दिल्ली की जनता में बहुत रोष है, और जो असंवैधानिक फैसले दिल्ली की जनता के खिलाफ इन लोगों द्वारा लिए गए हैं, समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। चले देखते हैं, जनवरी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कहाँ जाती है हमारी पॉलिटिक्स, और दिल्ली गवर्नमेंट भी कहाँ तक इस चीज़ को लेकर के जाती है। अब हम शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड की। इस राउंड में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आपको थोड़ा सा एक लाइन में या 2 लाइन में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, जवाब देने। सबसे पहला मेरा सवाल होगा आपकी फिटनेस को लेकर के, क्योंकि बहुत लोग आपकी फिटनेस को भी फॉलो करते हैं। वो चाहते हैं हमें पता लगे कि गौरव शर्मा की डाइट क्या है। सबसे पहला सवाल भी मेरा यही है कि लोगों को
क्या डाइट लेनी चाहिए कि उनका शरीर आप जैसा फिट हो जाए? नहीं, डाइट में मैं कुछ बहुत खास तो नहीं खाता। एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ। ज़्यादातर डिपेंडेंसी मेरी दूध, पनीर, सोयाबीन और इस पे ही रहती है, स्प्राउट्स पर। और सुबह मैं अपना ड्राई फ्रूट्स का शेक लेता हूँ, खुद ही बनाता हूँ अपना। कोशिश करता हूँ जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, हाई प्रोटीन डाइट जो होती है, दाल वगैरह ले लेता हूँ। रात का खाना नहीं खाता मैं, तो प्रयास रहता है कि हाई प्रोटीन डाइट लेकर और जो है एक टाइम का खाना खाऊं। हैवी ब्रेकफास्ट करता हूं और लंच करता हूं। डिनर नहीं डिनर करते? नहीं करता मैं। रात में मैं हल्दी वाला दूध लेकर सोता हूं। तो यही मेरी डाइट में। और फ्रूट्स बहुत खाता हूं, जब भी समय मिले मुझे कहीं भी फ्रूट्स या तो बैग में रखता हूं, अपनी गाड़ी में बैग में। और अगर नहीं होते तो फिर कहीं भी मार्केट से परचेज करके फ्रूट्स जो है मैं खाता रहता हूँ। फ्रूट्स नहीं मिलेंगे तो जूस, जहाँ जूस की दुकान मिल गई तो वहाँ कोशिश करता हूँ जूस पीने का। अच्छा, क्या अवॉइड करना चाहिए हमें डाइट में? ऑयली चीज़ें आज की डेट में अवॉइड करनी चाहिए। और तला भुना नहीं खाओ, कोशिश करो। चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, गैस्ट्रिक इशू बहुत है। हालांकि हमारे पॉलिटिकल फील्ड में तो चाय सबसे ज़्यादा चलती है, फिर भी मैं अपने साथियों से प्रयास करता हूँ, रिक्वेस्ट कर कर थोड़ी थोड़ी कम कम करा लेता हूँ। ये आजकल जो हमारे को बाहर का खाने की आदत बहुत लग गई है ना, मैं देखता हूँ कि बच्चे ज़्यादातर आज की डेट में बर्गर, पिज़्ज़ा और पास्ता और ये ब्रेड्स जो हैं, ये जो है हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अंदर से बच्चे खोखले हो जाते हैं। बाहर से फैटी दिखेंगे आपको, हष्ट-पुष्ट दिखेंगे, देखने में वेल बिल्ट दिखेंगे, मगर इंटरनली जो है उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो मैं यही राय देना चाहूँगा कि प्रिजर्वेटिव फूड्स को अवॉइड करें। जितनी कोशिश हो सके उतना जो है फ्रूट्स, अपने सैलेड्स, उसमें इन पर फोकस इन करें। पे फोकस करें। कौन सी बॉलीवुड मूवी सबसे ज्यादा पसंद है? मैं मूवीज़ वगैरह तो बहुत कम ही देखता हूँ, मतलब बहुत ही कम देखी है। तो भी मुझे जो है ज़्यादातर आर्मी से रिलेटेड मूवीज़ बहुत पसंद है। जो मैं कभी देखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे ही देखता हूँ जिसमें आर्मी से रिलेटेड हो, या फिर जो कोई थोड़ा एक सा नाम? सनी देओल की एक माँ तुझे सलाम बड़ी अच्छी मूवी लगती है मुझे। हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बहुत मूवी है। अच्छी मूवी है। तो अब मैं एक थोड़ा सा मतलब आपसे आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगेंस्ट जाके सवाल पूछ रहा हूँ, जी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से हो। अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे बिल्कुल उसके उलट। जी। बीजेपी का सबसे अच्छा कौन सा नेता आपको लगता है? देखो, बियॉन्ड पार्टी लाइन अगर मैं व्यवहार की दृष्टि से देखूं, काम की दृष्टि से भी देखूं, और मैंने देखा है कि उनके स्पीच में भी एक बड़ा बैलेंस है, संतुलन है। अगर अपनी बात को भी रखना है और किसी को बुरा भी ना लगे, तो मुझे लगता है कि मैं नितिन गडकरी जी को लाइक करता हूँ उस मामले में। क्योंकि मैंने जो भी मिनिस्ट्रीज़ उनके पास रही है, मैंने उन मिनिस्ट्रीज़ के काम को भी देखा है। और मैं ही नहीं, देश में बहुत लोग उनकी मिनिस्ट्री के काम की तारीफ़ हाँ, उनकी करते हैं। फैन फॉलोइंग बहुत है, विपक्ष भी तारीफ दूसरा करता मैंने है। ये देखा है कि व्यक्ति बहुत सधा हुआ है, बहुत नपे-तुले शब्दों में बोलता है। अगर किसी से नाराज़गी भी है, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जिससे मन को जो है पीड़ा हो जाए। तो एक अच्छे व्यक्ति की पहचान भी यही है। आदमी बड़ा भी तभी वही होता है जो मतलब सधे हुए शब्दों में अपनी बात रख दे और किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुःख ना पहुँचाए। तो मुझे लगता है मैं उनके जो है करैक्टर से प्रभावित हूँ बीजेपी में। पॉलिटिक्स में आपका आदर्श कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बिल्कुल सही। अब मैं लास्ट में एक थोड़ी कविता पढ़ना चाहूंगा आज के यूथ के लिए। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं।
ये बड़ी सुंदर कविता किसी ने कही है, मेरा मन रुका नहीं, मेरा मन रहा कि मैं इस कविता को कहूँ। और कहीं ना कहीं वो यूथ के कुछ चीज़ें हमारे को अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में लागू करनी पड़ेगी। थोड़ा सा किसी भी फील्ड में आप हो, आपको उसको शिद्दत से चाहना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं आपसे एंड में ये पूछना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप कोई मैसेज इस पूरे पॉडकास्ट के बाद देना चाहें, बताना चाहें कि। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, खास तौर से विकास पुरोहित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे लिए। और दूसरा यही कहना चाहूँगा, युवाओं के लिए एक कहावत है बहुत मशहूर, जो आप लोगों की बहुत प्रेरणा देगी, कि धर्म बचाने के नाम पर तो आपको तलवार, बम, पत्थर सब दे दिए जाएंगे, घर बचाने के नाम पर आपको रोज़गार और नौकरियां नहीं मिलेंगी। बहुत अच्छी बात। तो मैं अपने देश के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में, बरगलाने में ना आए। आप इस देश की धरोहर हो और देश को आपसे बहुत उम्मीद है। तो अपनी जवानी जाया ना जाने दें। ये जवानी देश के काम आए, देश को आगे ले जाने के काम आए। यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सही बात। जिसकी जो जिम्मेदारियाँ ऊपर से लिख कर आई हैं, वो उस जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए। और यही ईश्वर के प्रति भी एक सच्ची श्रद्धा होगी। उसके लिए जिम्मेदार नागरिक की भी यही पहचान होती है। आपको मैं पुनः धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि नेक्स्ट एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई बात ऐसी जो आपको लगी हो मैं इसमें बोलने से रह गया हूँ तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।